Welcome to Vision Study Hub, and today we will discuss about the number system of class 9th फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें डिस्कस होगा टाइप ऑफ नंबर्स के बारे में, क्योंकि ये चैप्टर ही जो है वो नंबर सिस्टम के बारे में है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे टाइप ऑफ नंबर से स्टार्टिंग करते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इससे पिछले वाले क्लासेस में भी आप लोगों ने इसके बारे में स्टडी किया है। ठीक है, तो वो है नेचुरल नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो नेचुरल नंबर जो है वो हमारा स्टार्ट होता है 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक। तो 1 2 3 4 डैश 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 इनफाइनाइट तक हम जाते हैं। तो ये जो इनफाइनाइट का रोल है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इनफाइनाइट मतलब जहाँ तक हम काउंट कर सकें वही इनफाइनाइट है। ठीक है, इनफाइनाइट अनंत को शो करता है। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट से पहले जितना भी हम लोग काउंट कर सकते हैं वही हमारे लिए इनफाइनाइट है। 1 से लेकर के 1 2 3 4 डैश 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 0 भी इसमें इंक्लूड होगा। तो ये लास्ट इनफाइनाइट होता है, यही हमें नेचुरल नंबर की कैटेगरी में लाता है। सेकंड जो है वो होल नंबर आता है। होल नंबर जब 0 की डिस्कवरी हुई थी, फर्स्ट ऑफ ऑल 0 की डिस्कवरी हुई थी, आर्यभट्ट ने डिस्कवर किया था। तो 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक होता है। तो 0 1 2 3 4 डैश 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 ये इनफाइनाइट होता है। 0 को शामिल करने के बाद, ठीक है, 0 प्लस नेचुरल नंबर जो होते हैं, ठीक है, ये बनाते हैं हमको होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स के लिस्ट में लेकर के आते हैं 0 प्लस नेचुरल नंबर। 0 के बाद ये सारे जितने बचते हैं वो सभी नेचुरल नंबर होते हैं। तो इन सबको मिला दिया जाए 0 के साथ तो वो बन जाते हैं हमारे होल नंबर। तो इस तरह से हमें होल नंबर फाइंड होता है। फिर थर्ड नंबर आता है हमारा रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर के लिस्ट में आता है। तो इसे ज़रा इरेज करना चाहेंगे। इरेज करने के बाद फिर मैं दिखाना स्टूडेंट नंबर सिस्टम है। तो इसमें क्लास 8 से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स फिर से आएंगे। तो आप लोग रिवाइज़ कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, एक के बाद एक दूसरे से मिलते जाने हैं। तो अगर ये सोच रहे हैं कि क्लास 8 की चीज़ें हम फिनिश हो गई तो उसे वहीं रोक दे, तो ऐसा नहीं है। ये सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, एक के बाद एक दूसरे से रिलेटेड हैं। वो फिर से वहीं से हमें स्टेयर अप करते रहना है। तो अब बात करते हैं हम जरा रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर का डिफिनेशन आप सबको मालूम होगा, ठीक है, कि रेशनल नंबर जैसे P/Q के फॉर्म में नोटेड किया जा सके। P/Q वेयर Q डजंट इक्वल 0 एंड P एंड Q बिलोंग्स टू कैपिटल Z। अब ये कैपिटल Z क्या है? कैपिटल Z जो है वो इंटीजर को शो करता है। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं पॉजिटिव नेचुरल नंबर और नेगेटिव नेचुरल नंबर। ठीक है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर और नेगेटिव नेचुरल नंबर दोनों जब एक नंबर लाइन पर दिखाए जाते हैं तो ये दोनों मिला करके विथ द जीरो के साथ, पॉजिटिव नेचुरल नंबर और नेगेटिव नेचुरल नंबर, जब इसको आप नंबर लाइन पर ऐसे दिखाते हैं, एक नंबर लाइन बनाते हैं, यहाँ जो ओरिजिन होता है उसको 0 से दिखाते हैं। 0 के राइट साइड में आप +1 +2 +3 +4 और ये एरो का सिंबल दिखाता है कि आप इसे इनफाइनाइट तक लेके जाएंगे। और फिर 0 से लेफ़्ट साइड -1 -2 -3 -4 और ये भी दिखाता है कि इसे आप माइनस इनफाइनाइट की तरफ लेकर के जाएंगे जहाँ तक आप काउंट कर सके। तो इन सभी को विद द 0 हम कंबाइन करते हैं तो ये सभी इंटीजर का रूप लेते हैं। इसको हम इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, और यहाँ से 0 से राइट साइड में जो होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं, 0 से लेफ़्ट साइड वो नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। तो इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आगे क्लास 9th के बहुत सारे चैप्टर्स जो मिलेंगे मैथ्स में, उसमें हमको इस इंटीजर्स का यूज़ करना है। इंटीजर्स जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आएगा, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस में आएंगे, ठीक है, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स में भी हमको इसका यूज करना है। तो ये है आपका रेशनल नंबर का डिफिनेशन। ध्यान देना, Q डजंट इक्वल 0। एक ऐसा ही डिफिनेशन आप लोगों ने इससे पहले ही पढ़ा था फ्रैक्शन का। ठीक है, फ्रैक्शन आप लोग वहाँ पर पढ़ते थे। अब इस फ्रैक्शन में भी आपको बताएगा अगर P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है वेयर Q डजंट इक्वल 0, लेकिन वहाँ एक सिम्बलिंग चेंज होता है। सिम्बलिंग चेंज यही होता है कि P और Q जो है वो बिलोंग करते हैं किससे? नेचुरल नंबर से। ठीक है, यानी इसका एग्जांपल 1/2 ही हो सकता है, 3/4 हो सकता है, ऐसे यानी जो भी होंगे वो सभी पॉजिटिव होंगे। लेकिन
अगर हम रेशनल नंबर का एग्जांपल लें तो इसे आप 1/2 भी लिख सकते हैं और -1/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें निगेटिव नेचुरल नंबर भी हैं जो कि निगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। तो ये डिफरेंस है फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में। ठीक है स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं इरेशनल नंबर पे। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि रेशनल का अपोजिट सर इरेशनल होता है, लेकिन क्या यही सही है? रेशनल का अपोजिट ही इरेशनल होता है। इरेशनल के बारे में ज़रा ध्यान से समझें कि एक हमें प्राइम नंबर्स के बारे में बताया जाता है, प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स का ज़रा डेफिनेशन देख लेना। प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, ये सारी चीज़ें इसी नंबर सिस्टम में बताई जाएंगी। प्राइम नंबर्स वो नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। वो नंबर जो 1 से डिवाइड हो सके और खुद से, इन 2 नंबरों से वो डिवाइड हो सके, 1 एंड इटसेल्फ। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डैश 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 इनफाइनाइट तक। वो नंबर्स जो खुद से और 1 से डिविजिबल हों उनको हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स कहते हैं। 1 के बारे में हम बात नहीं करेंगे। 1 जो आप सोच रहे हैं कि 1 भी सर हो सकता है क्या, 1 भी प्राइम नंबर है? नहीं, 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 के लिए आपको 2 चीज़ें कंप्लीट करनी पड़ेंगी कि इसके 2 फैक्टर्स हों। ठीक है, 1 और इटसेल्फ। तो 1 के बारे में 1 तो कह देंगे, लेकिन इटसेल्फ में जाएंगे तो वो भी क्या होगा? 1 ही होगा। तो ये दोनों क्या हैं? सेम हो जा रहे हैं। तो हमें सेम नहीं चाहिए, हमें ये डिफरेंट चाहिए। नंबर क्या हो? डिफरेंट हो। एक तो 1 हो और एक यहाँ पे जो दूसरा मिल रहा है वो क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन ये डिफरेंट नहीं है। तो इस वजह से 1 जो है वो प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं आता है। 1 जो है वो प्राइम नंबर कैटेगरी में नहीं आएगा, तो इसलिए हम 1 को यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं, हटा देते हैं। तो इसलिए 2 से ये गेम स्टार्ट होता है कि हाँ 2 के जो फैक्टर्स हैं वो 2 हैं, एक है 1 और दूसरा है 2। ठीक है, 3 के जो फैक्टर्स होंगे, एक होगा 1 और दूसरा होगा 3। ये दोनों सेम नहीं है, ये सेम नहीं है, ये क्या है? डिफरेंट है। करेक्ट है, ये सभी डिफरेंट हैं, लेकिन ये भी यहाँ पे क्या है? ये सेम की कैटेगरी में आ रहे हैं दोनों लोग। तो इस वजह से 1 जो है हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है। दूसरी बात, कंपोजिट नंबर की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, वो नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, मोर देन 2 फैक्टर। तो प्राइम नंबर को हटा दो, जो आपके नेचुरल नंबर्स हैं उसमें से प्राइम नंबर्स को इग्नोर करो, तो जो आपका रिमेनिंग बच जाएगा वो सभी क्या हो जाएंगे? कंपोजिट नंबर। जैसे कि 4, 6, 8, 9। ठीक है, डैश 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 इनफाइनाइट तक आप जा सकते हैं। अब 4 है तो 4 के फैक्टर्स आप देख लो, 1 होगा, ठीक है, 2 होगा और 4 खुद होगा। 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ है। फिर उसके आफ्टर दैट 2 भी है उसमें। ठीक है, 2 से भी वो एग्जैक्टली डिविजिबल है। 2 से 4 क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इसलिए 1, 2 एंड 4, मोर देन 2 फैक्टर, जो हमारा ये टॉपिक था, जो कंडीशंस थे कि मोर देन 2 फैक्टर शुड बी मस्ट। ठीक है, तो ये यहाँ पे 1, 2 एंड 4 है। 6 के लिए बात करते हैं अगर हम, तो 6 में भी हमको 1 मिलेगा। ठीक है, फिर 2 से भी वो डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है। यानी कि यहाँ पे तो 4 फैक्टर है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 6 भी है। 4 फैक्टर आ गए, यानी कि मोर देन 2 फैक्टर, 2 फैक्टर से ज़्यादा हैं। तो ये सभी नंबर हमारे कंपोजिट नंबर के कैटेगरी में आते हैं। अभी तक यहाँ इतनी बात समझ में आ रही है? तो इसी हमको टॉपिक लेना है प्राइम नंबर्स। किसको लेना है? प्राइम नंबर्स और कुछ कंपोजिट नंबर्स, सम कंपोजिट नंबर्स। तो ज़रा हम इरेशनल नंबर का डेफिनेशन आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहेंगे। स्टूडेंट्स जस्ट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम ज़रा इरेशनल नंबर के बारे में। इरेशनल नंबर वो प्राइम नंबर्स या वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं, कुछ कंपोजिट नंबर्स भी होते हैं जिनका हम स्क्वायर रूट नहीं फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जिनका हम स्क्वायर रूट नहीं फाइंड कर सकते। जैसे कि एज अ एग्जांपल, जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल ना हो, √2, √3, √5, √7, √11। ठीक है, ये सभी क्या हैं? इरेशनल नंबर है, क्योंकि इनका आप स्क्वायर रूट नहीं फाइंड कर सकते। स्क्वायर रूट की कंडीशन क्या होती है? जैसे कि 4 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो आप इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, 4 का फैक्टर्स मालूम करते हैं, तो 2 × 2 होता है। 1 के आफ्टर दैट, 1 को छोड़ने के बाद 1 का फैक्टर्स हम इसमें नहीं दिखाते हैं। 1 का आप मल्टीप्लाइंग करेंगे 4 में तो 4 ही मिलना है, किसी में भी आप मल्टीप्लाई करते हैं 1 का तो
वो नंबर खुद ही मिलती है। तो इस वजह से 1 को इग्नोर करने के बाद जो इसके फैक्टर्स मिलते हैं, आप इसके फैक्टर्स इस तरह से मालूम कर सकते हैं। फॉर 2 आफ्टर 2 मिलेगा, फिर 2 1 2, ये 1 क्या हो जाता है हमारा रिमाइंडर हो जाता, सॉरी क्वोटिएंट हो जाता है। तो यहाँ पर इसको हम इग्नोर कर देते हैं, बचते हैं हमारे ये 2 and 2। जो डिवीज़र होते हैं वही हमारे फैक्टर होते हैं, याद रखना, जो डिवीज़र होगा वही हमारा फैक्टर होता है। तो यहाँ पे ये ग्रुपिंग बन गई। स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे स्क्वायर आप लिख सकते हैं, इसको दिखाने के लिए नहीं भी लिख सकते हैं तो भी ये समझ में आता है कि हाँ स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पे ये जब 2 की ग्रुपिंग बन जाती है तो 1 क्या हो जाता है उसमें से बाहर आता है, और √4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2, ये हमारा आंसर है। लेकिन यहाँ पे अगर हम √2 की बात करें, √3 की बात करें, √5 की बात करें, √7 की बात करें, √11, तो अगर आप √2 का फैक्टर करने जाएंगे तो 2 1 2, 1 आपका यहाँ पे क्वोटिएंट मिल गया। तो इसके आफ्टर दैट आप जाएगा नहीं, तो सिर्फ आपका एक ही फैक्टर है, वो क्या है 2 ही है। तो वो 2 हो नहीं सकता। तो जब 2 नहीं हो सकता तो उसे आप वहाँ पे स्क्वायर रूट में से बाहर नहीं ले सकते। तो नहीं ले सकते तो उसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो वहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा हमेशा। ऐसा ही 3 के साथ भी है, 5 के साथ भी, 7 के साथ भी और 11 के साथ भी। एक कंडीशन और है, वो कंडीशन ज़रा ध्यान देना। अब जरा हम कुछ कंपोजिट नंबर के बारे में बात कर लें। कंपोजिट नंबर भी कुछ ऐसे होते हैं जिनका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो वो तो इरेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज़ में आ जाएगा, तो उस प्रॉपर्टीज़ को भी अभी हम आगे डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, ध्यान देना। जैसे वो एज ए एग्जांपल अभी थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ मैं कि √10 जो है, √10, तो √10 का फैक्टर्स फाइंड करोगे तो 2 × 5 मिलेगा, 2 5 10। तो अब यहाँ पे इन दोनों का कोई सेम नंबर नहीं है, तो इनकी ग्रुपिंग नहीं फॉर्म हो पा रही है। तो फॉर्म नहीं हो पा रही है तो वो हमको यहीं पे छोड़ना पड़ेगा। तो इनको अगर आप लिखना भी चाहोगे तो वो कुछ √2 × √5 लिख सकते हो। तो इस वजह से इनका स्क्वायर रूट क्लियरली फाइंड नहीं हो सका। जो मिला हमें आंसर वो भी स्क्वायर रूट में ही है ऑलरेडी। तो √10 भी क्या हो गया, वो भी इरेशनल नंबर की लिस्ट में आता है, ठीक है। इस लेसन में और भी बहुत सारी बातें बताई जाएंगी। डेसिमल एक्सपेंशन के साथ इरेशनल नंबर को दिखाया जाएगा, डेसिमल एक्सपेंशन के साथ। तो उसमें डेसिमल एक्सपेंशन में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की बात आएगी, तो उसको भी डिस्क्राइब किया जाएगा। यहाँ ये बात समझ में आ रही है इतनी। अब इसके बाद ज़रा हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर उन नंबर्स को कहते हैं जो हमें a + i के फॉर्म में लिखा जा सके। यहाँ पर i की जो वैल्यू होती है, i की जो वैल्यू होती है वो होती है √-1, ठीक है, √-1। ये एक एज्यूमिंग नंबर है, i = √-1, ठीक है। तो इसको अगर आप दिखाना भी चाहेंगे नेक्स्ट थिंग्स पे तो ये -√1 हो सकता है। तो इसलिए इसका स्क्वायर रूट नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ये प्राइम खुद भी नहीं है। तो ये एक अपवाद वाला नंबर है, ठीक है, एज्यूमिंग है। तो इस वजह से a + ib, a और b जो हैं वो हमारे इंटीजर्स होते हैं, बिलोंग्स करते हैं इंटीजर से। लेकिन इनका एक यही फॉर्म है, इसी फॉर्म में हम लिखते हैं इस नंबर्स को। तो इस वजह से इन कॉम्प्लेक्स नंबर को इस कैटेगरी में लाते हैं। ये उसका फॉर्म है a + ib, ठीक है। स्टूडेंट जस्ट नोट इट डाउन एज अ पॉज द वीडियो। अब इसके बाद चलते हैं ये टाइप्स ऑफ नंबर्स जो हैं वो क्लियर हो गए। एक लिस्ट आता है, इसमें आपको नंबर्स लाइन पर नेचुरल नंबर्स को शो करना, ठीक है। एक टॉपिक आता है कि शो ऑन नंबर लाइन। शो ऑन नंबर लाइन में दो बातें होती हैं। पहला रेशनल नंबर को शो किया जाता है और दूसरा जो होता है वो इरेशनल नंबर को भी शो किया जाता है। रेशनल नंबर को तो आप लोग शो कर लेंगे, ठीक है, जितने भी होंगे 1 2 3 4 आप शो कर लेते हैं। 2 भी है तो वो 2/1 है, ये भी रेशनल नंबर है। 3 भी है तो वो भी 3/1 है। 2/3 भी है तो उसको भी आपको दिखाना पड़ेगा। अब 2/3 को कैसे आप रेशनल नंबर पे दिखाएंगे एज एग्जांपल, इसको ज़रा चेक कर लेना, देखो ज़रा ध्यान से। ये एक नंबर लाइन हम फॉर्म कर दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ नोट कर दिया 0, ये हो गया 1 2 और 3। वन थिंग्स रिमेनिंग दैट कि ये 0 से 1 के बीच की जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस 1 से 2 के बीच भी होनी चाहिए, 2 से 3 के बीच भी होनी चाहिए। एंड आगे जितना भी आप फॉर्म करेंगे उनके बीच की डिस्टेंस जो है वो हमेशा कांस्टेंट होनी चाहिए, और वही डिस्टेंस 0 से
1 के बीच भी होती है, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट को आप यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट लिखें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी सही है। अभी फ़िलहाल इतना ठीक है। अब फर्स्ट थिंग से है कि 2/3 को दिखाएं कैसे। तो 2/3 0 से 1 के बीच के पार्ट को हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। 1 एंड 2, ठीक है। तो ये यहाँ से 1 पार्ट हो गया, यहाँ से 2 पार्ट हो गया, यहाँ से 3 पार्ट। इसको A, B और C से दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इस A, B, C को थोड़ा सा और अच्छे से मैं लिख देता हूँ, A, B एंड C। ध्यान रहे, तब ये 3 इक्वल पार्ट्स में इसका डिनोमिनेटर 3 है, यानी कि 3 इक्वल पार्ट्स में आप इसको डिवाइड कर ले रहे हैं। इसके बाद ध्यान देते हैं, इस A वाले पार्ट को हम लिखेंगे 1/3। यहाँ से यहाँ 0 से चलना शुरू हुआ, ये 1/3 हो गया। फिर यहाँ से एक पार्ट और गया, तो ये भी हो गया, ये हो गया 2/3। 1 पार्ट एड हुआ तो 2/3, और यहाँ से यहाँ गया तो ये हो गया 3/3। तो 3/3 कैंसिल होगा तो हमें कितना मिलना है, 1 ही मिलना है। तो इसलिए हमको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये 1/3 हो गया, ये 2/3 और ये 3/3। डिनोमिनेटर सेम रहता है तो ये न्यूमरेटर आगे इंक्रीज्ड होता रहता है, ठीक है। तो ये C को हमने डिनोट किया कि ये क्या है, 3/3 यानी कि 1, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से रेशनल नंबर को, ठीक है, आप शो कर सकते हैं ऑन द नंबर लाइन, करेक्ट। इतनी बात समझ में आ रही है। अगर निगेटिव भी दिया होगा -2/3 अगर आप ले लें, ठीक है, तो इसको कैसे शो करेंगे, इसको आपको अब लेफ्ट साइड शो करना होगा, यानी कि 0 से -1 के बीच को 3 इक्वल पार्ट्स में दिखाना पड़ेगा, ठीक है। 0 को -1 के बीच में 3 इक्वल पार्ट्स में आपको दिखाना पड़ेगा। तो फिर यहाँ भी वैसे ही शो कर सकते हैं, -2/3 ऐसे स्प्लिट करके। तो ये हो जाएगा -1/3, ये हो गया -2/3 और ये हो गया -3/3। ये कैंसिल होगा तो -1 ही मिलने वाला है यहाँ पे, जो -1 है, ठीक है। तो अब पॉजिटिव भी दिखा सकते हैं और निगेटिव रेशनल नंबर्स को भी आप नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं, सही है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर दिखाना, ठीक है। तो इस पिक्चर को हमें इरेज करना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ते हैं ज़रा। उसके लिए ज़रा एक नंबर लाइन बना लेते हैं हम लोग। इसमें हमें ये फिगर जो है ये ज्योमेट्रिकल फिगर है, ठीक है। यहाँ पे हमने बना लिया 0 और इसमें हमें ज्योमेट्री की भी हेल्प लेनी पड़ेगी। ये है 1, यहाँ 2 और ये हो गया 3। अब मैं इनफाइनाइट नहीं लिख रहा हूँ, लिखूँ तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है। ये -1, ये -2। अब ज़रा ध्यान देना, आपको क्लास 8 में पढ़ाया गया होगा ज्योमेट्री में पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाया गया होगा। पाइथागोरस थ्योरम में आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में ही पाइथागोरस थ्योरम फॉर्म्ड होता है, ठीक है। ABC, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो उसको हम नेम देते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है। और 90 डिग्री के साथ जो हॉरिजॉन्टल लाइन जाती है उसको हम बेस कहते हैं, और इसके साथ जो एल्टीट्यूड वाली लाइन होती है वो परपेंडिकुलर होती है, उसको हम एल्टीट्यूड कहते हैं या परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं आप उसे, ठीक है। कॉमनली लोग परपेंडिकुलर ही उसे बुलाते हैं। तो इसका जो थ्योरम बनाया था उन्होंने वो ये था कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल एल्टीट्यूड का स्क्वायर या परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये उनका थ्योरम था। तो इस थ्योरम का अभी हम यूज करेंगे, ज़रा ध्यान देना करने का है। ये यहाँ से डिस्टेंस जो है वो 1 यूनिट है, तो यहाँ 1 के साथ एक वर्टिकली 1 यूनिट का डिस्टेंस और बना लीजिए, ठीक है। ये भी कितना होगा, 1 यूनिट का ये डिस्टेंस होगा, और ये पॉइंट को नाम दे दीजिए A, और इस A से इस O को मीट करा दीजिए। अब ये बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसका भी कुछ नाम दे दीजिए, मन करे तो B नाम दे देते हैं, ठीक है। ABO या AOB एक ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल AOB, करेक्ट है। अब इसकी डिस्टेंस क्या है, A से O को हमने मीट कराया, ये हमें नहीं पता है, ठीक है। लेकिन इसका बेस हमें मालूम है कि वो है 1 यूनिट, और इसका परपेंडिकुलर यानी एल्टीट्यूड हमें मालूम है कि वो भी क्या है, 1 यूनिट। तो इसका हाइपोटेनियस फाइंड करने के लिए हम इस पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं, और होता भी ऐसा है। पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में
कोई दो साइड्स दी गई रहती है, थर्ड साइड का फाइंड करना होता है, तो इसीलिए इस पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया जाता है। तो अभी हम यहाँ पे हाइपोटेनियस आपको फाइंड करके दिखाते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसका नेम भी लिखूंगा मैं, हाइपोटेनियस का और बेस परपेंडिकुलर का नेम लिखा जाएगा, यहाँ लिख रहे हैं हम बाय थ्योरम या बाय पाइथागोरस थ्योरम भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो कभी कभी आपको उसका नेम लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो वो नेम हो जाएगा ए ओ का स्क्वायर इक्वल ए बी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। तो ए ओ को ऐसे ही रहने दीजिए, ए ओ की लेंथ हमें मालूम करनी है, ये है ए ओ। ए बी जो है वो है आपका 1 यूनिट, यानी 1 का स्क्वायर प्लस ओ बी जो है वो है आपका, वो भी 1 यूनिट है। यूनिट के बेस पर आपका सेंटीमीटर हो सकता है, ठीक है। कभी कभी लॉन्गेस्ट मैप होगा तो उसमें मीटर में भी हो सकता है। तो अभी यहाँ ध्यान दीजिए, 1 का स्क्वायर करने पर आपको मिला 1, और फिर यहाँ पे 1 का स्क्वायर करने के बाद आपको मिला 1। ये हो गया ए ओ का स्क्वायर, 1 + 1 ऐड किए तो वो हमें मिला 2। तो ए ओ से स्क्वायर हट गया तो वो उधर जाने के बाद स्क्वायर रूट का फॉर्म लेगा, तो यानी ए ओ की वैल्यू आपको मिलती है √2। ये वैल्यू हो गई आपकी √2 यूनिट, करेक्ट। इतनी बात समझ में आ रही है। ए ओ की वैल्यू हो गई आपकी √2। अब यहाँ से आपको रूलर का यूज़ करना है, ठीक है, और कंपास का, ठीक है, ध्यान देना कंपास से। कंपास लीजिए, कंपास से यहाँ पे ओ को, ये √2 इसकी लेंथ है, तो यहाँ पर इसको सेंटर बना करके कंपास से इतना आपको मेज़र कर लेना है और उसी लेंथ को आगे यहाँ पर इंक्रीज़ करना है। कंपास से आपने ये इसको रेडियस ले लिया और इसी रेडियस से एक आर्क कट गया, वो आर्क यहाँ पर आकर मिल रहा है। इस पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं सी, ठीक है, और यही √2 यूनिट को शो कर रहा है नंबर लाइन पर। ये आपका रेडियस था, इसी रेडियस से आपने आर्क कट किया, वो यहाँ पे आएगा। यानी कि O से C की जो लेंथ होगी वही OA की लेंथ थी, OA इक्वल OC। O से A की जो लेंथ थी वही O से C की लेंथ होगी, वो उसको आर्क के थ्रू दिखा रहे हैं बाई कंपास, ठीक है, बाई कंपास। क्योंकि O से B जो आपने लिया है वो तो 1 यूनिट है, लेकिन O से C 2 नहीं हो रहा है, 2 आपका यहाँ है। O से C यहाँ वो मीड भी नहीं हो सकता क्योंकि मीड से पहले का आई हो, ठीक है, क्योंकि √2 की वैल्यू 1.123 ऐसे कुछ आती है, ठीक है, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल में करने पर मिलेगा। तो ये आप उसका रेडियस लेकर के यहाँ पे आर्क कट कर रहे हैं जो C को मीट हो रहा है नंबर लाइन पर, ठीक है। तो इसलिए OA इक्वल OC, और ये है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ √2 ऑन नंबर लाइन, ठीक है, नंबर लाइन पर। इस तरह से फिर अब √3 का भी रिप्रेजेंटेशन होगा, √4 का भी होगा और √5 का भी होगा, ठीक है। अब ज़रा ध्यान देते हैं यहाँ पर, अगर हमें √3 का रिप्रेजेंटेशन करना हो तब क्या करेंगे। फिर यहाँ से ध्यान देना, एक अच्छी खासी बात है। अब यहाँ से ये जितना 1 यूनिट का था, O से भी एक 1 यूनिट की लेंथ ड्रॉ कर लीजिए, फिर इससे A को मीट करा दीजिए। इसको हमने कुछ नाम नहीं दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही रख दे रहे हैं, क्योंकि हमें जो चाहिए वो ध्यान देने वाली बात है। अब A पॉइंट से इस OA के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, वो भी 1 यूनिट का। किसका? 1 यूनिट का। A से 90 डिग्री फॉर्म करते हुए वर्टिकली, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ किया, वो भी 1 यूनिट का, और फिर इसको हम नाम दे रहे हैं D, ठीक है, और D से A को O को मीट करा दिया, D से O को मीट करा दिया। तो अब ज़रा एक ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ध्यान देना, इस ट्राइंगल का नाम हो गया AOD, ट्राइंगल AOD, AOD। अब इस ट्राइंगल में ये आपका √2 यूनिट है, AO जो है वो √2 यूनिट है, और AD जो है वो आपका 1 यूनिट है, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है तो इसके सामने वाली साइड हाइपोटेनियस हो गई, यानी OD, ठीक, OD आपका हाइपोटेनियस हो गई, जो आपको नहीं मालूम है। AD जो है वो आपका परपेंडिकुलर यानी कि एल्टीट्यूड हो गया, और √2 जो है वो आपका बेस हो गया। 3 बातें क्लियर।
बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। अब फिर यहाँ पर हम वही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमको ये OD की लेंथ मिलेगी, OD जो हाइपोटेनियस है। ठीक है, ध्यान देना। फिर से अब हम यहाँ इरेज करते हैं जरा इसको, फिर उसी फॉर्मूले पर आते हैं, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। चेक इट आउट। हाइपोटेनियस स्क्वायर यानी कि OD दिया गया है, लेंथ इसमें मिल रहा है हमें, OD का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर आपका AD है यानी AD का स्क्वायर प्लस बेस जो है वो AO का स्क्वायर है। तो जो कंडीशन आपके सामने यहाँ पे गिवन दिया हुआ है उसको यहाँ पे पुट करते हैं। AD की वैल्यू √2 का स्क्वायर, AO की वैल्यू 1 का स्क्वायर, OD का स्क्वायर, OD इक्वल √2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 2 मिलता है, 1 का स्क्वायर करते हैं तो हमें 1 मिलता है, इक्वल 3। तो OD इक्वल स्क्वायर यहाँ से हटाते हैं, उसको राइट साइड ले जाएंगे तो वो स्क्वायर रूट बन जाएगा, यानी OD इक्वल √3। तो ये OD जो लेंथ मिल गई वो आपको मिल गई √3 यूनिट। ध्यान देना। अब यहाँ से कंपास से OD को रेडियस लीजिए। किसको? OD को रेडियस लेना है आपको। OD रेडियस लेने के बाद आप एक और आर्क कट करेंगे जो आपको यहाँ मिलने वाला है। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया E। अब ये ED जो है वो क्या हो गया, √3 यूनिट। आपने √2 को भी शो कर दिया, √3 को भी शो करा दिया। ठीक है, तो OD की जो लेंथ होगी, ध्यान देना, इसे ज़रा मैं इरेज करता हूँ। OD की जो लेंथ होने वाली है वो OE की लेंथ की इक्वल होगी। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि OC तो √2 है, OC को आपको दिखाना होगा तो आप √2 यूनिट दिखाएंगे। वही आपका कंपास के थ्रू एक रेडियस लिया गया है OA और उसका एक आर्क कट किया गया है, ये AC जो है वो आर्क है। तो अब यहाँ पे OD रेडियस आपने लिया और OD रेडियस के थ्रू आपने एक आर्क कट किया, वो आर्क है DE। तो DE की लेंथ भी √3 यूनिट होगी, OE की लेंथ भी आपकी √3 यूनिट होगी। ये एक कर्विंग लाइन में है, OE जो है वो स्ट्रेट लाइन में है और OD भी है स्ट्रेट लाइन में। तो ये दोनों की लेंथ आपकी इक्वल होगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ दिया जाता है कि OE इक्वल व्हाट। ठीक है, फिगर आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट होगा, या आपको ये लीनियर क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि OE इक्वल व्हाट। तो आपको यहाँ पे शो करना होगा कि हाँ OE इक्वल OD होता है, क्योंकि यही रेडियस है और इसी के थ्रू आप आर्क ड्रॉ कर रहे हैं, तो नंबर लाइन पर आपको OE पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, इसके थ्रू आप √4 भी ड्रॉ कर सकते हैं। √4 की वैल्यू आपको 2 मिलने वाली है, यानी कि आप जैसा भी फिगर ड्रॉ करेंगे, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे फिर से वर्टिकली एक लाइन लिया था A पॉइंट से, ठीक है, जो कि 90 डिग्री फॉर्म कर रहा था, एल्टीट्यूड का काम कर रहा था। तो फिर अब हम यहाँ से D पॉइंट से फिर एक और 90 डिग्री फॉर्म करते हैं, यानी कि OD के परपेंडिकुलर एक और लाइन ड्रॉ करेंगे जो वो भी 1 यूनिट का होने वाला है। ठीक है, और ये OD जो है ये √3 यूनिट का है और इसको नाम दे देते हैं F, और इस F से हम O को ज्वाइन करा देते हैं। तो ये आपका होमवर्क है और आप इसके थ्रू F के थ्रू एक और नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, वो आएगा सीधे आपका इस 2 पॉइंट पे, क्योंकि √4 का स्क्वायर रूट क्या होने वाला है 2। आप उसमें जो मेथड अप्लाई करेंगे, जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये आपका आज का कॉन्सेप्ट था। तो ये आपका अभी तक का होमवर्क है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बाय विजन स्टडी हब एंड me Ritesh Singh, and whatever you think, just you can like and subscribe video and share it whatever your friends having, and just show it and share your comments. Thank you.